Greetings everyone, and today I have brought 40 most important MCQs from the theory of fundamentals of partnership. इसका फर्स्ट सेट हमने पहले किया था, आज इसका सेकंड पार्ट है जिसमें अगेन वी हैव 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs. फर्स्ट है, व्हेन इज़ द पार्टनरशिप एक्ट एनफोर्स्ड. सो पार्टनरशिप एक्ट हमारा तब एनफोर्स होता है जब कोई पार्टनरशिप डीड नहीं होती. मतलब अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, एग्रीमेंट नहीं किया हुआ है तो उस केस में जो भी पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस हैं वो अप्लाई होते हैं. चाहे आपका कोई भी और रीज़न हो, कैपिटल कंट्रीब्यूशन या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, कुछ नहीं देखना. वी जस्ट सी कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनरशिप एक्ट एनफोर्स हो जाएगा. फॉलोइंग आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म. सो एटलीस्ट 2 persons, there is an agreement, equal share of profits and losses, and partnership agreement is for some business. So इसमें से पार्टनरशिप का एसेंशियल एलिमेंट क्या है, मतलब सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि मिनिमम 2 लोग होने चाहिए, क्योंकि एग्रीमेंट होना ज़रूरी नहीं है, इक्वल शेयर होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना. सो इसमें ज़रूरी क्या है कि हमारे पार्टनरशिप में मिनिमम 2 लोग होने चाहिए. नेक्स्ट है, फॉर्मिंग ऑफ अ पार्टनरशिप डीड इज मैंडेटरी इन राइटिंग, नॉट मैंडेटरी इन नन ऑफ द अबव. सो फॉर्मिंग ऑफ दिस इज़ नॉट मैंडेटरी. अब आपकी मर्जी है, आप बनाओ ना बनाओ, क्योंकि अगर आप पार्टनरशिप डीड नहीं बनाओगे तो आपका पार्टनरशिप एक्ट एनफोर्स हो जाएगा. एंड इवन इफ़ यू मेक इट तो वो राइटिंग में भी हो सकता है और वर्बल भी हो सकता है. लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इज़ अनलिमिटेड. पार्टनरशिप जो हमारी है, नॉर्मली हमारी पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है. तो अगर फर्म को ज़रूरत है तो पार्टनर्स की पर्सनल एसेट्स भी यूज़ हो सकती हैं फर्म की लाइबिलिटीज़ को पे करने में. अच्छा, पार्टनरशिप डीड को कहते क्या हैं? सो लीगली इट इज़ कॉल्ड आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप. नेक्स्ट है हमारा स्लीपिंग पार्टनर. स्लीपिंग पार्टनर वो होते हैं, जैसे सो कौन रहा होता है, जो सो रहा है वो एक्टिव नहीं है, वो काम नहीं कर रहा, ठीक है ना. तो स्लीपिंग पार्टनर्स वो होते हैं जो टेक एक्टिव इंटरेस्ट. नो, ये तो एक्टिव पार्टनर होता है. डू नॉट टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस बट प्रोवाइड कैपिटल एंड शेयर्स. हाँ जी, तो ये यही है कि ये कोई बिजनेस में काम नहीं करते हैं, ठीक है, और बाकी पैसा लेके आएंगे और अपना प्रॉफिट और लॉस अपनी रेशो में लेके जाएंगे. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन द पार्टनरशिप एक्ट. पार्टनरशिप एक्ट में इनमें से क्या चीज़ नहीं है? प्रॉफिट एंड लॉस इज टू बी शेयर्ड इक्वली. हमें पता है अगर पार्टनरशिप एक्ट चलता है तो रेशो इक्वल होती है. नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑल्सो देयर. ऑल लोन्स आर टू बी चार्ज इंटरेस्ट 6% पर एनम. ये भी करेक्ट है. ऑल ड्राइंग्स आर टू बी चार्ज इंटरेस्ट. ये नहीं है, क्योंकि अगर पार्टनरशिप एक्ट है तो उसमें ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट नहीं होता. A and B are partners in a partnership firm without any agreement. A has given 50,000 to the firm. ठीक है, कोई एग्रीमेंट नहीं है, ध्यान से पढ़ना है. उसने 50,000 का लोन दे दिया. सो अब इस पर कितना इंटरेस्ट लगेगा? अगर हमारे पास कोई एग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई होता है, और पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि 6% पर एनम विल बी दी इंटरेस्ट, ठीक है ना. नेक्स्ट है, विच आइटम इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट. तो पार्टनर के करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम पार्टनर्स के अकाउंट्स में वो चीज़ें लिखते हैं जिससे उनकी कैपिटल क्लेम बढ़ते हैं. तो उनको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट उनको क्रेडिट साइड में मिलेगा, सैलरी मिलेगी, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये सब कुछ ही जाएगा ना, क्योंकि इन सब से उनका शेयर बढ़ रहा है. सो ऑल ऑफ दी अबव. इज रेंट पेड टू अ पार्टनर अप्रोप्रिएशन ऑफ अ प्रॉफिट. तो जो हम रेंट देते हैं वो क्या प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन है? तो हमें याद रखना है, प्रॉफिट में से उनको जो अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि उनको प्रॉफिट का हिस्सा कैसे देते हैं, सैलरी देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं. लेकिन जो रेंट है, रेंट उसने क्यों मिल रहा है? क्योंकि उसने कोई बिल्डिंग दी है, कुछ रेंट पर प्रॉपर्टी दी है, तो ये उसका अप्रोप्रिएशन नहीं है, इट्स अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट्स. तो इसीलिए जब रेंट होता है वो P&L अकाउंट में जाता है, बट जो अप्रोप्रिएशंस होते हैं वो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाते हैं. ये सिर्फ ये बताता है कि प्रॉफिट बांटना कैसे है. यहाँ पर पार्टनर ने स्पेसिफिकली फर्म को एक बेनिफिट दिया हुआ है, अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे दी है, तो ये एक चार्ज माना जाता है, ठीक है ना. इसको P&L में लिखते हैं, याद रखना. बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट्स आर. पार्टनर्स के करंट अकाउंट के बैलेंस क्या होते हैं? अब देखो, करंट अकाउंट में क्या है, उनकी ड्राइंग्स भी आएंगी, उनके प्रॉफिट का शेयर भी आएगा, तो कुछ डेबिट में आएगा, कुछ क्रेडिट में आएगा. सो इट कैन हैव डेबिट और क्रेडिट बैलेंस. तो इसमें कोई भी बैलेंस इसका हो सकता है, ठीक है ना. सो इधर डेबिट और क्रेडिट, सो स्पेसिफिक नहीं है.
इफ़ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स आर फिक्स्ड, अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स हो जाते हैं तो हमें पता है हम सारी एडजस्टमेंट्स किस में करते हैं, करेंट अकाउंट में। ठीक है, तो याद रखो कैपिटल अकाउंट अगर फिक्स्ड है तो साथ में करंट अकाउंट बनता है, उसमें सारी एडजस्टमेंट्स होती हैं। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट से उनका क्लेम बढ़ता है, इंटरेस्ट पार्टनर को मिल रहा है। अगर आपको कुछ मिल रहा है तो आपका जो हिस्सा है वो फर्म में बढ़ रहा है। तो करंट अकाउंट का रूल होता है कुछ भी आता है तो प्लस होता है क्रेडिट साइड में। सो ये कहाँ जाना चाहिए, क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। फिक्स्ड कैपिटल्स विल ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस, करंट अकाउंट कैन हैव अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव बैलेंस, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स कैन हैव अ पॉजिटिव और नेगेटिव बैलेंस, ऑल ऑफ द अबव। तो ये तो तीनों सही है, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल जो है उसमें हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल का मतलब है कि जो चेंजेस हो रहे हैं वो आप इसमें नहीं लिख रहे हो, तो इसमें तो सिर्फ कैपिटल ही आनी है ना। तो कैपिटल, एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, तो इसलिए ये क्रेडिट बैलेंस दिखाता है। करंट अकाउंट में दोनों तरह के बैलेंस हो सकते हैं, और फ्लक्चुएटिंग में क्योंकि सब कुछ डाल देते हैं तो कम ज़्यादा चलेगा। सो इसमें भी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बैलेंसेस हो सकते हैं। सो ऑल क्वेश्चन, विच अकाउंट्स आर ओपन व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। तो जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो हम एक ही अकाउंट बनाते हैं और उसी में सारी एडजस्टमेंट्स करते हैं। अब उस अकाउंट का नाम क्या होता है, उस अकाउंट को हम कैपिटल अकाउंट भी कह सकते हैं और करंट अकाउंट भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ द पार्टनर्स कैपिटल्स आर फिक्स्ड देन सैलरी पेबल विल बी रिकॉर्डेड। सैलरी कहाँ रिकॉर्ड होगी। अब कैपिटल अगर फिक्स्ड है तो हमें पता है सारी एडजस्टमेंट्स करंट अकाउंट में जाती हैं, बट किस साइड में जाएगा, क्योंकि सैलरी पार्टनर को मिल रही है तो उसका क्लेम बढ़ रहा है, तो क्रेडिट साइड में। सो ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट। इफ द पार्टनर्स कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, तो कौन सी आइटम्स क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होंगी, कैपिटल अकाउंट के। तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, कैपिटल के क्रेडिट मतलब कैपिटल बढ़ रही है, तो कैपिटल कब बढ़ती है, जब उसको पार्टनर को कुछ दिया जाता है। तो जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, कमीशन है, सब कुछ पार्टनर को मिलना है। सो ऑल ऑफ द अबव, ये सब कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आते हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग विल बी क्रेडिटेड टू। अब इंटरेस्ट क्रेडिट कहाँ होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लिया जाता है, इसका मतलब पार्टनर के अकाउंट में तो ये डेबिट होना है। तो ये क्रेडिट कहाँ होगा, ये क्रेडिट होगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्योंकि ये पार्टनर को मिलेगा। आपकी एंट्री हो जाती है पार्टनर का कैपिटल और करंट अकाउंट जो भी बना रहे हो उससे निकाल के आप अपने बिजनेस में डाल देते हो, आपको प्रॉफिट होता है, इनकम का सोर्स है ये। इफ़ द कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग ट्रांसफर टू रिजर्व्स विल बी रिकॉर्डेड। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, क्योंकि जब आपको ट्रांसफ़र करना है रिजर्व में तो उसका इससे कोई लेना देना नहीं है कैपिटल कैसी है। हमें जब भी रिजर्व करना होता है तो उसको रिकॉर्ड कहाँ करते हैं, हम उसे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। ये P&L एप्रोप्रिएशन है ना। आपको ये दिखाना है कि P&L का एप्रोप्रिएशन मतलब बंटवारा कैसे हो रहा है। तो आपका करंट ईयर का प्रॉफिट यहाँ आ गया, ठीक है, करंट ईयर का प्रॉफिट आ गया। अब ये कैसे कैसे देना है, सैलरी में देना है, इंटरेस्ट में देना है, या खुद ही रख लेना है एज अ रिजर्व, तो ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है। फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, इट्स अ इनकम। फर्म के लिए ये एक इनकम होती है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग विल बी डेबिटेड टू। तो ये कहाँ डेबिट होती है, अभी बताया था कि ये पार्टनर से लेना होता है तो उनकी कैपिटल कम होती है तो करंट और कैपिटल अकाउंट में डेबिट की जाती है। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो कैपिटल बनाते हैं, अदरवाइज ये करंट अकाउंट में जाता है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल विल बी क्रेडिटेड टू। अब इंटरेस्ट जो है ये पार्टनर को देना है। अगर आप पार्टनर को कुछ दे रहे हो तो उसकी कैपिटल बढ़ती है, तो ये उसके कैपिटल या करंट अकाउंट में क्रेडिट होता है। और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं लिखना है, हालांकि ये आएगा लेकिन वहाँ डेबिट हो रहा होता है, हमें क्रेडिट पूछा है। नेक्स्ट है विच अकाउंट्स आर ओपन व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड। अगर कैपिटल फिक्स है, फिक्स का मतलब क्या हो गया कि आपको कैपिटल फिक्स अमाउंट में रखनी है, तो चेंजेस इसमें जो पार्टनर्स का लेन देन है, जैसे उनकी ड्राइंग्स है, इंटरेस्ट है, सैलरी है, शेयर ऑफ प्रॉफिट है, वो यहाँ नहीं लिखना, तो उसके लिए एक अलग अकाउंट बनता है। तो हम क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट एज वेल एज करेंट अकाउंट दोनों बनाने पड़ते हैं, ठीक है। ये ईदर वाला केस तब होता है जब फ्लक्चुएटिंग होती है। व्हेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स आर फ्लोटिंग, वही आपकी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, तो इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिटन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। सो अगर आपके कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है, मतलब सब कुछ कैपिटल में आएगा, तो क्रेडिट साइड में वो सब आएगा जिससे कैपिटल बढ़ती है।
तो क्या चीज़ है जिससे पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो कम करेगा, लेना पड़ेगा। लोन जो है जो पार्टनर ने दिया वो तो अलग अकाउंट में चला जाता है। पार्टनर्स शेयर इन द फर्म्स लॉस, तो ये तो उसे लेना पड़ेगा। सैलरी जो पार्टनर को देते हैं वो क्रेडिट हो जाती है क्योंकि वो पार्टनर को मिली। वेयर विल यू रिकॉर्ड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? तो अभी बताया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम है। सो P&L अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड में और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में। तो अब देखते हैं क्या कहा है। डेबिट साइड ऑफ P&L अप्रोप्रिएशन नहीं, क्रेडिट साइड ऑफ P&L अप्रोप्रिएशन येस। क्रेडिट साइड P&L में नहीं आती है और कैपिटल करंट अकाउंट में भी क्रेडिट में नहीं आती है। तो यही इसमें एक पार्ट ही बताया है तो इसके क्रेडिट में है। तो कई बार हमें पूरी एंट्री नहीं पूछी होती है, एक ही पार्ट पूछा होता है तो उसके अकॉर्डिंगली हम आंसर देंगे। व्हेन पार्टनर्स कैपिटल्स आर फिक्स्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विल बी रिटन इन कैपिटल अकाउंट? अगर कैपिटल फिक्स हो गई हैं तो कैपिटल अकाउंट में क्या आता है? एडिशनल कैपिटल आती है। ड्राइंग्स हैं, ये सब चीज़ें उसमें नहीं आती हैं, सिर्फ एडिशनल कैपिटल उसके कैपिटल में जुड़ेगी, बाकी सब करंट अकाउंट में और लोन्स लोन अकाउंट में चले जाते हैं। पार्टनर आर सपोज टू पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ओनली व्हेन, इंटरेस्ट कब देना पड़ता है? जब ये उनके एग्रीमेंट में होता है, क्योंकि अगर एग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनरशिप एक्ट लगेगा और पार्टनरशिप एक्ट में क्या कहा है? नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो उसमें नहीं आता है। इसलिए ये आपका तभी आएगा जब ये एग्रीमेंट में है। हाउ वुड यू क्लोज द पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट? अब पार्टनर का ड्राइंग अकाउंट कहाँ क्लोज होता है? वो पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट में क्लोज होता है, ठीक है, उनके डेबिट साइड में जाता है क्योंकि ड्राइंग से पैसा निकाला गया है। इफ़ द डेट ऑफ ड्राइंग ऑफ द पार्टनर इज़ नॉट गिवन, तो इंटरेस्ट कितना चार्ज करते हैं? अगर डेट नहीं गिवन होती है तो हम एवरेज करते हैं। तो क्योंकि एक पूरा ईयर 0 से लेके 12 मंथ्स तक चलता है तो इसका एवरेज कितना हो गया? 6 मंथ्स। सो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज होगा। इफ़ द फिक्स्ड अमाउंट इज ड्रॉन बाय अ पार्टनर ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के फर्स्ट डे में अगर इंटरेस्ट आपकी ड्राइंग हो रही है तो इंटरेस्ट कितने टाइम के लिए, कितने मंथ्स के लिए चार्ज होगा? इंटरेस्ट को कितने मंथ्स का चार्ज होना है उसको कैलकुलेट करने का बहुत आसान तरीका है। आप सिंपल ये देखो कि जब पहली ड्राइंग की, ये जो रेगुलर ड्राइंग है, तो फर्स्ट ड्राइंग के टाइम कितने मंथ्स बचते हैं और लास्ट ड्राइंग में कितने मंथ्स बचते हैं, तो सिंपल एवरेज ले सकते हैं इनका। तो जब आपने पहली ड्राइंग की वो क्योंकि बिगनिंग में कर ली, ये आपका पूरा ईयर है मान लो, ठीक है, 1 2 ये पूरे 12 मंथ्स में बटा हुआ है। तो जब आपने पहली ड्राइंग यहाँ की है, बिगनिंग में कर रहे हो ना, तो पूरे 12 मंथ्स बचे हुए हैं। और लास्ट ड्राइंग कब करोगे? लास्ट मंथ के बिगनिंग में। तो जब लास्ट ड्राइंग करोगे 1 मंथ बचा होगा, 12 + 1 13/2, तो 6.5 मंथ के लिए ये इंटरेस्ट आपका लगेगा। इफ़ द इक्वल अमाउंट इज ड्रॉन इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, ठीक है, अगर 6 मंथ्स के लिए आपने ड्राइंग की है तो इंटरेस्ट कितने अमाउंट पे चार्ज होगा, कितने मंथ्स के लिए चार्ज होगा? तो अगर आपने 6 मंथ्स के लिए ही लिया है, ठीक है, अब इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं है कि ये 6 मंथ्स कौन से वाले हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि 6 मंथ्स हैं ना, लास्ट 6 मंथ्स मान लेते हैं, ठीक है। अब लास्ट 6 मंथ्स का मतलब है पूरे ईयर में जब आपने लास्ट के 6 मंथ्स में शुरू में ले लिया, तो जब पहली ड्राइंग करोगे, ये 6 मंथ्स तो वैसे ही काट दो, लास्ट के 6 मंथ्स है, तो जब पहली ड्राइंग करोगे ये आपके 6 मंथ्स हो गए। तो पहली ड्राइंग के टाइम पूरा 6 मंथ्स का पीरियड बचा हुआ है और लास्ट ड्राइंग क्योंकि बिगनिंग में कर रहे हो तो 1 मंथ का पीरियड है। तो एवरेज टाइम कितना होगा? 7/2, दैट इज़ 3.5, सो 3.5। नेक्स्ट है हमारा, इफ़ अ फिक्स्ड अमाउंट इज ड्रॉन ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ, आप हर महीने के लास्ट में कर रहे हो, तो वही हम बना रहे हैं। ये जब मैंने फर्स्ट मंथ के लास्ट में पहली ड्राइंग की तो कितने मंथ्स बच गए? 11 मंथ्स बच गए। और जब लास्ट मैंने ड्राइंग की क्योंकि वो मंथ के एंड में करनी है तो उस टाइम पे 0 मंथ बचा, तो एवरेज कितना हुआ? 11 + 0/2, सो 5.5, 11/2 हो गया ना, तो 5.5 मंथ के लिए। इफ़ द फिक्स्ड अमाउंट इज ड्रॉन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर, क्वार्टर क्या होता है? 3 मंथ्स का पीरियड। तो आप एक पूरे ईयर को, क्योंकि ईयर में 12 मंथ्स हैं, तो उसको 3 मंथ्स में करते हो तो ये 4 क्वार्टर्स बनते हैं। अब आपने ड्राइंग कब करनी है? फिक्स्ड अमाउंट ड्रॉ करना है फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर, तो यहाँ करोगे, यहाँ करोगे, यहाँ, ठीक है ना, हर क्वार्टर के फर्स्ट डे में। तो जब आपने पहली ड्राइंग की तो आपके पूरे 12 मंथ्स बचे हुए हैं।
लास्ट ड्राइंग जब आप करोगे आपके 3 मंथ्स बचे हुए हैं, ये पूरा क्वार्टर बचा हुआ है ना। सो कितना हो गया 12 + 3/2 15/2 एवरेज हो गया 7.5। ठीक है, तो इतने मंथ्स की आपको इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। इफ़ अमाउंट इज ड्रॉन इन ईच मंथ ड्यूरिंग अ 6 मंथ्स पीरियड। ओके, सो ये थोड़ा सा रिपीट हो गया शायद क्वेश्चन मेरा। एनीवे, अब आपने 6 मंथ्स के पीरियड में अगर आपने इन ईच मंथ, नहीं रिपीट नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है, देखो कई बार हमें समझ में नहीं आता है। इक्वल अमाउंट इज ड्रॉन इन ईच मंथ ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। आपने हर 6 मंथ्स में हर महीने में आपने पैसा निकलवाया है। ठीक है, तो अब मान लो लास्ट के 6 मंथ्स हम ले रहे हैं क्योंकि क्लैरिटी नहीं है। ये 6 मंथ्स है, ये अब जब आपने पहली ड्राइंग की, अब ये इस मंथ में की है, ये बिगनिंग में की एंड में की कुछ नहीं बताया। तो जब बिगनिंग एंड नहीं होता हम मिडल मानते हैं। तो अगर आपने यहाँ पे ड्राइंग किया है तो आपके कितने मंथ्स बच गए, 1 2 3 4 5.5। तो 5.5 मंथ यहाँ बच गया। और लास्ट ड्राइंग भी आप कब करोगे, मिडल में, तो हाफ मंथ मतलब 0.5 बच गया। तो एवरेज कितना हुआ, इनको प्लस करो डिवाइडेड बाय 2, तो 6/2 3 मंथ्स का आपको इस पर इंटरेस्ट लेना होगा। ठीक है, सो सिमिलर क्वेश्चंस है। फिक्स्ड अमाउंट इज ड्रॉन ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर। अब आपने लास्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर, तो वही क्वार्टर्स में बांट लो। अब जब पहले आप कर रहे हो फर्स्ट क्वार्टर में यहाँ, और ये एंड में करते जा रहे हो, तो कितने मंथ्स हैं। जब यहाँ किया तो 9 मंथ्स हैं, और लास्ट वाले टाइम पे आपके पास कोई टाइम पीरियड नहीं है। तो एवरेज कितना आया, 9 + 0/2 4.5। इफ़ अ फिक्स्ड अमाउंट इज ड्रॉन इन ईच क्वार्टर। ठीक है, ये सारी इसमें मैंने एक्सप्लेन किए हैं पॉइंट्स। अब आप हर क्वार्टर में ड्रॉ कर रहे हो, लेकिन बताया नहीं बिगनिंग में, जैसे ये क्वार्टर है, बिगनिंग में करोगे एंड में करोगे, नहीं बताया। तो जब भी कुछ नहीं बताया होता हम मिडल मानते हैं। तो अब आपने मिडल में किया, तो ये क्योंकि क्वार्टर होता है 3 मंथ्स का, इसका मतलब 1.5 मंथ इधर 1.5 मंथ इधर। तो जब आपने फर्स्ट ड्राइंग की, ये सेकंड होगी, ये थर्ड, ये लास्ट, तो फर्स्ट ड्राइंग के टाइम पर कितने मंथ्स हैं, 3 3 6 9 एंड 1.5, तो 10.5 मंथ। और लास्ट वाली ड्राइंग के टाइम 1.5 मंथ। तो एवरेज कितना हुआ, 12/2 6 मंथ्स। अच्छा, फिक्स्ड अमाउंट इज ड्रॉन इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। अब ये कई बच्चे क्या करते हैं, इसमें सारी टेबल बना लेते हैं और टेबल को रट लेते हैं। रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक ही चीज़ रटो कि हमने ड्राइंग जब की है तो कितने मंथ्स का टाइम पीरियड बचता है। अब आप हर महीने के मिडल में, तो फर्स्ट को ले लो, जब मिडल में करेंगे तो 15 दिन इधर 15 दिन, हाफ हाफ हो गया ना, तो 11.5 मंथ बचता है। और लास्ट वाली ड्राइंग के टाइम पर हाफ मंथ बचता है। सो 11.5 एंड हाफ कितना हो गया, 12/2, तो 6 मंथ्स का इसमें इंटरेस्ट चार्ज होगा। ओके, इफ इक्वल अमाउंट इज विड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच मंथ ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। अब आप 6 मंथ्स में एंड में निकाल रहे हो, तो ठीक है, फर्स्ट 6 मंथ तो वैसे ही काट दो। अब ये आपके 6 मंथ्स हैं, एंड में कर रहे हो, मतलब पहली ड्राइंग यहाँ और ये लास्ट ड्राइंग। तो अब जब आप पहली ड्राइंग करोगे तो 1 2 3 4 5 मंथ्स बचते हैं। लास्ट ड्राइंग में कोई भी टाइम नहीं बचता। तो एवरेज 5 + 0/2 2.5। ओके, तो इस तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कि जो नंबर ऑफ मंथ्स है रेगुलर ड्राइंग्स में हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। गारंटी गिवन टू अ पार्टनर ए बाय अदर पार्टनर्स बी एंड सी। अब बी और सी ने ए को गारंटी दी है, जिसको गारंटी मिलती है इसका मतलब होता है उसका मिनिमम अमाउंट गारंटीड है, वो उसको मिलेगा ही मिलेगा, विच इम्प्लाइज उसको लॉस नहीं मिलेगा। सो इन केस ऑफ लॉस ए विल नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स एनी लॉस। ठीक है ना। इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट, प्रॉफिट कम है तब भी उसको मिनिमम पैसा मिलना है। इन केस ऑफ लॉस और इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो, लॉस हो या इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो, दोनों केसेस में उसको मिनिमम पैसा मिलना ही है। तो ये तीनों चीज़ें इसमें सही बैठती हैं, ऑल ऑफ द अबाउ। ए एंड बी आर पार्टनर, दे आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट नेट प्रॉफिट वाज नॉट सफिशिएंट, सो देन द नेट प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कैपिटल रेशियो। ये ऑब्वियस सी बात है, देखो जब हमें उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ठीक है, लेकिन ये तो अप्रोप्रिएशन है ना, इट्स नॉट अ चार्ज
कि कंपलसरी है देना, ये तभी मिलता है जब उनके प्रॉफिट सफिशिएंट है। मान लो उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6000 एंड 5000 और उनके प्रॉफिट्स जो अवेलेबल हैं वो हैं 8000, तो अब ये किस रेशो में बटेगा? रेशो तो यही होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट किया है? इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है कैपिटल पे, ठीक है ना। कैपिटल पे तो एक रेट लगा दिया, तो अप्रोप्रिएशन करेंगे, प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे? कैपिटल रेशो कह लो या इंटरेस्ट की रेशो कह लो, उसमें बांट दिया जाता है। When a partner is given guarantee by other partners, loss on such guarantee will be borne by, अगर इसको बाकियों ने गारंटी दी है तो लॉस जो हो रहा है गारंटी पे वो कौन लेगा? किसको बियर करना पड़ेगा? बाकी सब पार्टनर्स को, ठीक है। सो फर्म में तो वो खुद भी आ जाता है ना, फर्म नहीं आएगी। ऑल राइट, अब इसमें okay, when a partner is given guarantee by other partners, loss on such guarantee will be borne by the firm, all other partners who gave the guarantee or partner with the highest ratio। तो अब बाकियों ने दी है ना, तो जिसने गारंटी दी है वो बियर करेगा। सो पार्टनर हु गेव द गारंटी। ऑल राइट, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। So next time I will bring you the practical questions MCQs. Thank you.